सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं राजन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, टोटल 70 क्वेश्चंस को पढ़ा था और आज यहाँ पर हम इस पूरे के पूरे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज को खत्म कर देंगे। अगर आपने बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को नहीं देखा है तो आप उनको भी देख सकते हैं। सारे के सारे राजन सीरीज, पवन सीरीज के बहुविकल्पी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को मैं सारे विषयों के पूरे क्वेश्चंस करवाती हूँ ताकि आप लोग की जो तैयारी है वो बेहतर हो पाए। तो शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है, 2 कारण बताइए। आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है तो वो बहुत छोटा सा होता है, 2.5 किलो, 3 किलो, 4 किलो वजन होता है बच्चे का। लेकिन धीरे धीरे आप देखते हो 1 महीने का, 2 महीने का, 4-5 महीने का, 10 महीने का, 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का, 2 साल का, 2 साल तक आप देखोगे उसकी हाइट में जब वो पैदा हुआ था और जब वो 2 साल का हो गया तो बहुत अंतर होता है। तो धीरे धीरे बच्चे की जो हाइट है वो बढ़ती है, उसके शरीर के अंग बढ़ते हैं। तो शारीरिक विकास मानव जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। माता पिता एवं गुरुजन के लिए विभिन्न आयु में होने वाले परिवर्तनों एवं उनको प्रभावित करने वाले कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है। व्यक्ति की शारीरिक रचना उसके संपूर्ण व्यवहार को प्रभावित करती है। अतएव व्यवहार के परिशोधन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बालक के शारीरिक विकास का भावी जीवन और शिक्षा प्रक्रिया से गहरा संबंध है, अतः शारीरिक विकास पर जन्म से ही ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है, तो बच्चे का जिस प्रकार से मानसिक विकास होना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार से उसका शारीरिक विकास भी होना बहुत जरूरी है। फिर है बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 72 है, बाल्यावस्था आपको पता है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसकी 2 विशेषताएं बतानी है। तो देखिए, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, बाल्यावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। विकास की स्थिरता शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। बालक की चंचलता घटने लगती है, उसका मस्तिष्क परिपक्व दिखाई देने लगता है तथा वह प्रौढ़ों के समान व्यवहार करना चाहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। बाल्यावस्था के दौरान बालक की मानसिक क्षमताओं में लगातार वृद्धि होती रहती है। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण शक्ति का विकास द्रुत गति से होता है, यानी कि बहुत तेजी से होता है। स्थायी स्मृति में भी वृद्धि होती है, यानी कि कोई चीज बच्चे ने एक बार देख ली है, कहीं किसी जगह पर चला गया है तो उसको वहां की मेमोरीज, वहां की चीजें याद रहती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? जीन पियाजे ने किया था। उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी बच्चों के बौद्धिक विकास के, या संवेगात्मक विकास के, या संज्ञानात्मक विकास के। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक तथा व्यक्तिगत समायोजन स्थापित करने में समर्थ होता है कहलाता है। तो ये कहलाता है समायोजन। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। बालकों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं? भाषा का विकास करके, दूसरा कहानियां या कथाएं सुनाकर। जब बच्चों को हम भाषा का विकास करवाते हैं, यानी कि उन्हें जब अपनी भाषा में बहुत सारे शब्द आएंगे, बहुत सारे वाक्य आएंगे, तो उस अपनी भाषा में वो और सोच पाएंगे। और जब उन्हें हम कहानियां सुनाएंगे, कथाएं सुनाएंगे, तो बच्चे उनके बारे में कहीं भी रहेंगे तो वो उसके बारे में सोचेंगे। बच्चे खेल भी रहे होंगे तो भी जो कहानी आपने स्कूल में सुनाई होगी उसके बारे में वो सोच रहे होंगे। या अगर आपने अधूरी कहानी सुनाई है, आपने कहा है कि आदि मैं कल सुनाऊंगा, तो बच्चे उस कहानी के बारे में कहीं भी रहेंगे, घर में रहेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ भी करेंगे, वो उनके दिमाग में वही कहानी चलेगी कि आगे क्या इस कहानी में होने वाला होगा या किस तरीके से कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से कहानियां बच्चों को सुनाने से उनकी जो कल्पना शक्ति है उसमें वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 76 है। थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम दिए हैं? तो आप सभी को पता है थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए हैं। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, और ये आपको याद होना चाहिए। और गौड़ नियम कितने दिए हैं? 5। क्वेश्चन नंबर 77 है। अधिगम की 2 प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं? तो पहला है करके सीखना और दूसरा है अनुकरण द्वारा सीखना। फिर क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। रुचि एवं ध्यान में संबंध बताइए। तो रुचि तथा ध्यान एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक के अभाव में दूसरा नहीं हो सकता।
क्योंकि किसी कार्य को हम ध्यानपूर्वक तभी कर सकते हैं जब उस कार्य में हमारी रुचि होगी। यानी कि जिस काम में हमारा इंटरेस्ट होता है उस काम को हम बहुत बहुत मन से करते हैं, और जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है बस उसमें हम खाना पूर्ति करते हैं। तो बस वही चीज है यहाँ पर। अगर कोई कोई चीज हमें अच्छी लगे, जैसे कि साइंस के टीचर है, क्लास में साइंस पढ़ा रहे हैं, अब आपको साइंस विषय आपको बहुत पसंद है, आपको प्रयोग करना, आपको करके सीखने में बहुत मजा आता है, तो आप उस टीचर की बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मजा आता है। और जिस विषय में इंटरेस्ट नहीं है उसमें आपको ध्यान लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? तो व्यक्तित्व मापन की जो प्रमुख विधियां हैं, पहला वस्तुनिष्ठ विधि, दूसरा है आत्मनिष्ठ विधि और तीसरा है प्रक्षेपण विधि। और इन सभी के बारे में मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है क्लासेस तो पूरी क्लासेस देख लीजिए, अच्छे से मैंने पूरा बाल विकास कंप्लीट कर दिया पढ़ा के। क्वेश्चन नंबर 80 है, स्मृति या स्मरण क्या है? तो सामान्य तौर पर स्मृति का अर्थ है याद रखना। वुडवर्थ के अनुसार जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसको याद रखना ही क्या है? स्मृति है। क्वेश्चन नंबर 81 है, वृद्धि एवं विकास से संबंधित किन्हीं दो कारकों के नाम बताइए। तो पहला है बालक का भोजन और दूसरा है लैंगिक अंतर। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं, 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, चिंतन क्या है? तो चिंतन से आशय, चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, इसका आधार प्रत्यक्षीकरण और स्मृति होता है। यह प्रक्रिया किसी समस्या के उपस्थित हो जाने के कारण प्रारंभ होती है और उसके अंत तक चलती है। आमतौर पर चिंतन को सीखना कहते हैं। चिंतन व्यक्ति का प्रतीकात्मक व्यवहार है। चिंतन के विकास हेतु बच्चों में करके सीखने की क्रिया जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। गिलफोर्ड के अनुसार चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है, यह सभी प्रतिस्थापन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 83 है, कल्पना क्या है? तो मैकडूगल ने इसकी परिभाषा दी है और ये बहुत आसान सी परिभाषा है और ये एग्जाम में पूछी भी गई है। कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है, या कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। जैसे जैसे बालक में भाषा का ज्ञान होता है कल्पना शक्ति बढ़ती जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है, तर्क क्या है? तो देखिए, तर्क से आशय, तर्क एक ऐसा उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले अनुभवों को नए ढंग से हम क्या करते हैं? संगठित करते हैं। यानी कि किसी समस्या का समाधान जो हमने जीवन में पहले के जो अनुभव हमारे हुए हैं उनको एकत्रित करके संगठित करके हम किसी समस्या का हल ढूंढते हैं। तो वुडवर्थ के अनुसार मन में उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही क्या है? तर्क है। वुडवर्थ ने कहा है, बालक जैसे जैसे बढ़ता है उसमें चिंतन एवं तर्क करने की क्षमता अपने आप बढ़ती जाती है। तर्क के द्वारा बालक अपनी बात को सही सिद्ध करने का प्रयास करता है। व्यक्ति में चिंतन करने से तर्क की क्षमता बढ़ती है। चिंतन प्रथम सोपान है, उससे जुड़ा तर्क दूसरा सोपान है। 11 से 12 वर्ष की आयु में तर्क की क्षमता आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 85 है, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये है एनास्टॉसी की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, बाल विकास का वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट करिए। बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव कैसे होता है? वंशानुक्रम का मतलब ही होता है जो माता पिता के जीन्स है या माता पिता के जो गुण है वो बालकों में हस्तांतरित होते हैं। तो व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव निम्नलिखित रूप से पड़ता है। पहला है, बालकों में माता पिता की विशेषताएं हस्तांतरित होती हैं। दूसरा है, बालकों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण उनका वंशानुक्रम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं, बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो आप सभी को पता है कि बालक के आसपास जिस तरीके से उसको माहौल मिलता है उसकी जो बुद्धि होती है वो और अच्छे से विकसित होती है। अगर अच्छा माहौल है तो विकसित होगी, अगर अच्छा माहौल नहीं है तो बुद्धि उतनी विकसित नहीं हो पाएगी। तो बुद्धि पर प्रभाव, बच्चों को उत्तम वातावरण में रखने से उनकी बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। व्यक्तित्व पर, अच्छे वातावरण का व्यक्तित्व पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। तो जो व्यक्तित्व है वो एक तरीके से अच्छी वातावरण में अच्छा बन पाता है, अच्छा वातावरण नहीं मिलता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व उतना अच्छा नहीं बन पाता है। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है? पहला है आत्मसम्मान की भावना, दूसरा है काम भावना की परिपक्वता, तीसरा है धार्मिक भावों का उदय, चौथा है अपराध प्रवृत्ति। इसके अलावा वीर पूजा ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, संघर्ष तनाव की अवस्था ये भी आप लिख सकते हैं किशोरावस्था को।
क्योंकि इसमें जो किशोर होता है वो बहुत कंफ्यूज होता है कि जीवन में क्या करूं। अगर कोई सही दिशा देने वाला नहीं होता, कोई सही गाइडेंस देने वाला नहीं होता है, तो जैसे आपने पढ़ा है निर्देशन और परामर्श के बारे में, तो अगर कोई सही से निर्देशन और परामर्श देने वाला नहीं है तो भी बच्चा कंफ्यूज ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, पेस्टालॉजी के अनुसार परिवार की परिभाषा दीजिए। तो घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक की प्रथम पाठशाला है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 90 है, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों के नाम बताइए। तो व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं उसमें सबसे पहला है वंशानुक्रम। बच्चे के माता पिता के जीन्स तो बच्चे के अंदर आते ही हैं। फिर वो किस प्रकार के वातावरण में रह रहा है, सामवेगिक तनाव किस तरीके का है, उसके घर का माहौल कैसा है, समाजीकरण आसपास का जो वातावरण है वो उससे किस तरीके का व्यवहार करता है, उसके स्कूल में उसके जो आसपास के फ्रेंड्स हैं किस तरीके का व्यवहार उसके साथ करते हैं। शारीरिक तत्व ये सभी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं और ये निर्धारक तत्व हैं किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के। क्वेश्चन नंबर 91 है, रुचि की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करिए। तो रुचि ज्ञान पर आधारित होती है, जैसे जिस विषय का ज्ञान हमको जितने अच्छे से रहेगा उसमें हमारी उतनी ही रुचि होती है। और रुचि एवं ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये तो अभी आपने ऊपर देखा ही है। क्वेश्चन नंबर 92 है, अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। यह अंग्रेजी के शब्द मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता व्यक्त होती है। अभिप्रेरणा अधिगम सीखना या अधिगम सीखने में सहायक है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो अभिप्रेरणा है वो सीखने में सहायक होता है। जॉनसन ने क्या परिभाषा दी है अभिप्रेरणा की? अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती है। यानी कि अभिप्रेरणा जो होती है वो किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया है। आप लोगों को पता ही है, अगर किसी काम को करने की हमारे अंदर अभिप्रेरणा नहीं होगी तो उस काम को हम नहीं कर पाते हैं। तो अभिप्रेरणा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 93 है, बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है? तो ऑलरेडी मैंने ये अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा तो उसमें मैंने अच्छे से आपको समझाया है कि जो अभी के समय की जो शिक्षा है, बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। या बाल केंद्रित का मतलब क्या है? जिस तरीके से बच्चा पढ़ना चाहेगा हम उसको उसी तरीके से पढ़ाएंगे। बच्चे के ऊपर ही सारी चीजें निर्भर है। बच्चा जिस तरीके से सीखना चाहेगा हम उसको उसी तरीके से सिखाएंगे। तो इसमें बालक को केंद्र मान करके शिक्षा दी जाती है। इसलिए बालक के मनोविज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। बच्चा किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, इस पर किस प्रकार की शिक्षण विधि का प्रयोग अगर हम करेंगे तो बच्चा अच्छे से समझ पाएगा। तो बच्चे के बाल मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए हमें बाल मनोविज्ञान की शिक्षा लेना बहुत जरूरी हो जाता है। खासकर प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को मनोविज्ञान की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, तभी वो बच्चों की आवश्यकताओं को समझ पाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 94 है, किस विधि के द्वारा मनोवैज्ञानिक कारक से उसके अभिभावक अथवा अध्यापक से साक्षात्कार होता है? तो कौन सी विधि के द्वारा? साक्षात्कार विधि में जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो एक तरीके से बच्चे के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, बच्चे के अभिभावकों से, बच्चे के अध्यापकों से, कि बच्चा आखिर में किस तरीके का, अगर इसका व्यवहार इस तरीके का है कि एक तरीके से बच्चा समस्यात्मक बच्चा है तो इसका क्या कारण है। तो बच्चे के अभिभावकों से, उसके मित्रों से, उसके अभिभावकों से हम एक तरीके से साक्षात्कार के माध्यम से पूछते हैं बच्चे के बारे में। क्वेश्चन नंबर 95 है, वंशानुक्रम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही क्या है? वंशानुक्रम है। रूथ बेंडिक्ट के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है, बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाल मनोविज्ञान में बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, बाल विकास के कौन कौन से पक्ष हैं? तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, ये सभी बाल विकास के पक्ष के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो बच्चे के शारीरिक विकास को सबसे पहले वंशानुक्रम। अगर माता पिता की हाइट लंबी होती है तो आप देखिए बच्चे जो उनके होते हैं उनकी भी हाइट लंबी होती है, ठीक है।
तो इस तरीके से जो वंशानुक्रम है इसका बच्चे की लंबाई पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वातावरण किस प्रकार का बच्चे को मिल रहा है, उसके आसपास का माहौल कैसा है, बच्चे को पौष्टिक भोजन जिसमें विटामिन मिनरल्स पर्याप्त है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी बच्चे के शारीरिक विकास पर ये भी निर्भर करता है। अभ्यास और खेल कूद कितना बच्चे को करने को मिल रहा है, निद्रा और विश्राम कितना, यानी कि सोने को और विश्राम करने को कितना मिल रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल खासकर मोबाइल के युग में आपको पता है कि बच्चों को बच्चे मोबाइल देखते रहते हैं काफी टाइम तक, फिर उनको सोना होता है, फिर सुबह सुबह ही स्कूल जाना होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नींद और विश्राम भी शारीरिक विकास में बहुत हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रमुख रूप से संवेग कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से संवेग 3 ही होते हैं। बच्चे के जन्म के समय यही 3 संवेग होते हैं, क्रोध, भय और प्रेम। क्वेश्चन नंबर 101 है, बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं की आयु सीमा क्या है? तो सबसे पहले शैशवावस्था है, जन्म से 5 वर्ष तक, फिर बाल्यावस्था है 6 से लेकर के 10 वर्ष तक, और 6 से लेकर के 12 वर्ष आपको बहुत जगह मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं 6 से 11 वर्ष भी मिलेगा। फिर किशोरावस्था यहाँ देखिए 11 से 12 वर्ष तक दिया, जबकि 12 से लेकर के 18 वर्ष तक मानी जाती है, या 13 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आप देखिए 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2022 में, 2023 में लगातार पूछा गया है। तो अधिगम का अर्थ, अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो अधिगम सीखने तथा सिखाने की क्या है, सतत प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। क्वेश्चन नंबर 103 है, वातावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सामान्य रूप में वातावरण हमारे चारों ओर विद्यमान वह सभी वस्तुएं हैं जो कि हमें प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहला इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होती है, फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होती है, फिर आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ये होती है 11 से लेकर के 15 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 105 है, स्मृति किसे कहते हैं? तो सीखे हुए ध्यान को धारण करना ही क्या है, स्मृति है। सीखी हुई जो बातें होती हैं अगर वो हम याद करने पर याद आ जाती हैं तो वही क्या है, हमारी स्मृति, हमारी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 106 है, कॉलर ने सीखने का कौन सा सिद्धांत दिया था? तो कॉलर ने सूझ या अंतर दृष्टि का सिद्धांत दिया था। इसने किस पर प्रयोग किया था? आप सभी को पता है, वनमानुष या चिंपैंजी पर। क्वेश्चन नंबर 107 है, थॉर्नडाइक ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 108 है, पाउलो ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो अनुबंधन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 109 है, स्किनर के सीखने के सिद्धांत का नाम बताइए? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। फिर है अवधान क्या है? तो चेतना का केंद्रीकरण ही क्या है, अवधान है। फिर है बुद्धि परीक्षण क्या है? तो बुद्धि का मापन ही क्या है, बुद्धि परीक्षण है। फिर है क्वेश्चन नंबर 112, चिंतन क्या है? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी किसी विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित समस्या का समाधान करता है। फिर है तर्क से क्या तात्पर्य है? तो उद्देश्यों या लक्ष्यों को मन में रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही क्या कहलाता है, तर्क कहलाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 114, कल्पना किसे कहते हैं? परोक्ष वस्तुओं के विषय में चिंतन करना ही क्या है, कल्पना है। और ये परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है, अगर जहां पर आपको दूरस्थ दिख जाएगा आप समझ जाइएगा मैकडूगल की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 115, स्मृति जो एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है के अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम बताइए? तो सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण और पहचान। क्वेश्चन नंबर 116 है, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा बॉक्स निर्माण किस अवस्था में होता है? तो ये भाषा विकास की शैशवावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 117 है, अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धिमापन किस परीक्षण से करते हैं? अशिक्षित व्यक्ति या अशिक्षित बालकों का बुद्धि परीक्षण हम किस विधि से करते हैं? तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण द्वारा करते हैं। आप लोगों को मैंने क्लास में बताया है, अशाब्दिक यानी कि जिनको शब्द नहीं पढ़ने आता है उनके लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, कोहलर ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो वनमानुष पर किया था या चिंपैंजी पर किया था कोहलर ने अपना प्रयोग, जिसे हम सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? तो स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े ही बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है। संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था।
क्वेश्चन नंबर 120 है, हल ने सीखने का कौन सा सिद्धांत दिया है? तो प्रबलन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 121 है, गुथरी का सीखने का सिद्धांत है, तो ये गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 122 है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है? तो जीन पियाजे का है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 123 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 124 है, वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है, कहलाता है रुचि। क्वेश्चन नंबर 125 है, जब बालक किसी तथ्य कार्य को दूसरे बालक के तथ्य कार्य को देखकर उसकी तरह सीखता है, तो यह सीखने का कौन सा विधि है? निरीक्षण विधि। किसी को देख करके आप सीख रहा हो, कोई बालक किसी बालक के काम को देख करके ध्यान से सीख रहा है, तो ये निरीक्षण विधि होगी। क्वेश्चन नंबर 126 है, अन्य बातों के समान होने पर बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज सीख ले, तो सीखने की यह विधि थॉर्नडाइक की किस विधि के अंतर्गत आता है? प्रयत्न एवं भूल विधि। क्योंकि बार बार अभ्यास किया जा रहा है और बार बार अभ्यास करने पर आपको पता है कि प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में यही चीजें लिखी हुई हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 पे आते हैं, जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसी के सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लाड़ स्रावित करता है, यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने की, यानी कि बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा लाड़ स्राव करना, किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, जो कि पावलोव ने दिया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। याद रखिएगा, 2019 में पूछा गया है। पहली अवस्था में घंटी बजाई जाती थी, उसके बाद तुरंत उसको खाना दे दिया जाता था। जैसे घंटी बजती थी, उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता था कुत्ते के मुंह से, और उसको खाना मिलता था। लेकिन एक अवस्था ऐसी हुई कि घंटी तो बजाई गई, लेकिन उसको खाना नहीं दिया गया, फिर भी उसके मुंह से लार टपकने लगी, और इसी को हम कहते हैं संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 128 है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन दो उपक्रियाओं में किया है? तो आत्मसातकरण, एसिमिलेशन, और दूसरा व्यवस्थापन, एकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 129 है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था का नाम क्या है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 130 है, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीन पियाजे ने विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 131 है, गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत किन 3 विधाओं में मानसिक योग्यता को वर्गीकृत किया था? तो विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 132 है, युंग ने सामाजिक अंतर क्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में वर्गीकृत किया है? तो युंग ने सामाजिक अनुक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो युंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, याद रखिएगा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। एग्जाम में पूछता भी है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 133 है, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप में चिंतन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें हम संगठित और व्यवस्थित रूप में चिंतन करते हैं, ये तर्क कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 134 है, बालकों की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है, कहलाती है मानसिक स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 135 है, सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है, कहलाती है सीखने का वक्र। क्वेश्चन नंबर 136 है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अंतिम अवस्था कौन बताई है? तो अंतिम अवस्था औपचारिक संक्रिया काल है, जो कि 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 137 है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो गेस्टाल्टवाद, जिसमें कोहलर, कोप्फा और वर्दीमर हैं इसके प्रतिपादक। क्वेश्चन नंबर 138 है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहता है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 139 है, एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित समायोजित किया जाता है, कहलाता है तर्क। क्वेश्चन नंबर 140 है, बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों के नाम बताइए। तो जन्मजात अभिप्रेरक है भूख, प्यास, नींद, होम्योस्टेसिस, तापक्रम का नियमन, मात्रिक व्यवहार, काम, पलायन, युयुत्सा, जिज्ञासा, क्रीड़ा तथा हास विनोद आदि। क्वेश्चन नंबर 141 है,
वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है कहलाता है मध्यांक कहलाता है। ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है क्लास में। अधिगम धारणा, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि संक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? तो स्मृति के अंतर्गत आती हैं। और इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, संतुलन के कोई एक उदाहरण देकर के समझाइए। संतुलन को कोई एक एग्जाम्पल देकर समझाइए। तो भौतिक विज्ञान में संतुलन से अभिप्राय गतिहीनता से है। गति अनुपस्थिति बताता है, जबकि भौतिक विज्ञान में यह स्वयं गति की अनुपस्थिति को बताता है। अच्छा उदाहरण है मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा प्राप्त सबसे संतुलन है। मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा प्राप्त संतुलन सबसे संतुलन है। तो यहाँ पर देखिए जो संतुलन है आप सभी को पता ही है कि जो गति की अवस्था होती है, जो अगर कोई चीज संतुलित रखी हुई है, कोई चीज मेज पर कोई किताब रखी हुई है, तो ये बिल्कुल संतुलित अवस्था में यहाँ से गिर नहीं रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी डिमांड हो रही है, मान लीजिए बाजार में टमाटर आए, टमाटर जितने आए उतने लोग खरीद करके अपने घर लेकर के चले गए। तो ये क्या है? संतुलन की अवस्था है, जिसमें जितनी चीज जितना डिमांड हो रहा है उतना उसका सप्लाई भी हो जा रहा है, उतनी मांग हो रही है उतनी पूर्ति भी हो जा रही है। ठीक है, तो ये है संतुलन की अवस्था। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपने टोटल 143 प्रश्न थे जिनको आपने 2 पार्ट में कंप्लीट किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और सारे के सारे विषयों के आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। सारे विषयों के आप अपना तैयारी अच्छे से करिए, आप सारा सीरीज अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि सीरीज से बहुत सारे प्रश्न फंसते हैं। उसका रीजन है सीरीज में सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न भी आ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी बेहतर हो फर्स्ट सेमेस्टर की, तो आप जुड़े रहिए चैनल से और सारे विषयों को देखते रहिए। और अगर क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की आपको वीडियोस, तो ये सब, इसके अलावा पीडीएफ भी पूरा हम देते हैं। जो पीडीएफ आप देख रहे हो ये पूरा पीडीएफ ही दे देते हैं, तो आपको अलग से इसको बाजार से खरीदने की इस सीरीज को जरूरत नहीं पड़ती है, आपके पैसे बच जाते हैं। तो आपको करना क्या, हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल से बने रहिए, सारे क्लासेस को देखते रहिए, जहां कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।